नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे गले में थोड़ा खरोच है। बहुत दिनों से ठंड लग रही थी मुझे और इसके वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है, तो आई होप कि आप लोग एडजस्ट कर लोगे। उम, चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे। नई साल की मेरी पहली वीडियो, काफ़ी दिनों से ठंड और बुखार से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज से रेगुलर वीडियो आ जाएगी आप लोगों को ठीक टाइम से। तो पहले वेलकम कर लेती हूँ। वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसका लास्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एट ए ग्लांस। जो भी फंडामेंटल राइट्स हम पढ़े हैं उसका एक मिनी वीडियो बना के क्या जीस्ट, क्या ग्लांस एक मैं आपको दे रही हूँ कि एक ही जगह पे क्या क्या कौन कौन सी राइट्स में क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं, वो सब एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगी मैं आपको। फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, फिर क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट एंड लास्टली पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी राइट्स है जो कि पार्ट 3 से के आउटसाइड है, फिर भी वो फंडामेंटल राइट की तरह ही उसे मानते हैं। लेकिन उसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगी उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए जल्दी जल्दी इसको फंडामेंटल राइट जितने जितने सारे हमने पढ़ा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से मिनी फॉर्मेट में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको 1 मिनट, फंडामेंटल राइट्स है जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वो पार्ट 3 से बिलोंग्स करती है और उसको शॉर्ट फॉर्म में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है और फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 में जितने सारे पर्पजेस हैं, हम फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ेंगे उसमें स्टेट की डेफिनेशन क्या होने वाली है वो आर्टिकल 12 डिसाइड करती है। आर्टिकल 13 में हमने ये पढ़ा था जो फंडामेंटल राइट्स कंसिस्टेंट नहीं, सॉरी जो जो लॉज वगैरह बनता है, जो वो अगर फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्टेंट नहीं हो, मेंटेन नहीं करते, उनको वायोलेट कर दिया जाता है, वॉइड कर दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 13 कहता है। उसके बाद हमारे जो फंडामेंटल राइट्स नॉर्मली 7 इनिशियली था, लेकिन उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट करके उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, जिसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट 7 से 6 हो गए। तो पहली जो फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या मैटर्स इक्वालिटी फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबोलिशन करने के बारे में बात किया गया था। आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो लगता है अवार्ड ही होते हैं, अर्जुन अवार्ड्स, पद्मश्री अवार्ड्स, ये आप टाइटल्स में नहीं लगा सकते। इस तरह की आर्टिकल 18, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के रखी हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेकंड हो गया राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 एंड 22। ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है ये 4 आर्टिकल। आर्टिकल 19 में ऑलरेडी इसमें 6 जो क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉजेस यहाँ पे होते हैं, जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, जैसे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, हम पीसफुली असेंबल कर सकते हैं विदाउट एनी आर्म्स, एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया के कोई भी पार्ट में हम रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, और हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। आर्टिकल 20 ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ऑफेंस अगर आप कन्विक्ट करते हैं तो उसमें कैसे प्रोटेक्शन मिलती है, ये आर्टिकल 20 कहती है। आर्टिकल 21 ये बहुत ही फेवरेट आर्टिकल है मेरी, और
और बहुत ही अच्छी आर्टिकल है ये। आर्टिकल 20 या 21 नेशनल इमरजेंसी के वक्त मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये दो आर्टिकल, आर्टिकल 21 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू एजुकेशन होता है आर्टिकल 21 ए में, ठीक है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये सब वगैरह आता है आर्टिकल 22 में। इसके बारे में अगर अभी आपको डिटेल्स जानना है तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फंडामेंटल राइट्स के वो पार्ट देख सकते हैं। फिर हमारी जो थर्ड राइट आती है वो है राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर एक्सप्लॉयट कोई हो रहा है उसके अंदर दो आर्टिकल्स बने हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में ये बात करता है। फिर चिल्ड्रेन की एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज में उसको प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 24 हमारे यहाँ होता है। फिर फोर्थ जो राइट है वो है फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन को लेकर हमारे 4 आर्टिकल्स बनते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 26 कहता है हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके बारे में 26 में लिखा गया है। 27 कहता है हमारे जो पेमेंट टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, कोई भी पर्टिकुलर रीजन का प्रमोशन करने के लिए वहाँ पे किस तरह की टैक्सेस कंडीशन होता है ये आर्टिकल 27 डिसाइड करता है। फिर 28 ये कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन। हमारे जो रिलीजियस हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनी है या फिर प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसमें किस तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाएगा, किस तरह की रिलीजियस वर्शिप होगा, वो सब आर्टिकल 28 में लिखा गया है, ठीक है। ये फोर्थ आर्टिकल हो गया, फोर्थ फ्रीडम हो गया। फिफ्थ फंडामेंटल राइट जो है वो कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें दो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 कहता है माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, वो आर्टिकल 29 में कहा गया है। और आर्टिकल 30 कि हम जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो किस तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 30 में कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पे हमारा आता है आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक, और इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि वो भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आप लोगों को। ये इसमें कहता है ये कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो आप रेमेडीज़ के मदद से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 फंडामेंटल राइट जो कि बहुत ही ब्रीफली तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसे याद जरूर रखिएगा। तो अब हम चलेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो क्रिटिसिज्म है वो है एक्सेसिव लिमिटेशंस, ठीक है। एक्सेसिव लिमिटेशंस क्या है, हमारे आप लोग देखे होंगे हमारे जितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हर एक फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, एक्सेप्शंस लगे हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, क्वालिफिकेशंस लगे हुए हैं एंड एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो ये बताता है कि हमारे जितने सारे फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं उससे कई ज़्यादा एक्सेप्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस के इसमें लगते हैं, जिसके वजह से हमारे टाइम टू टाइम फंडामेंटल राइट्स हनन होती है। इसीलिए कई बार इसे ये कहा गया है, इसको फंडामेंटल राइट्स ना कह के रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो इतने सारे लिमिटेशंस नहीं रखने चाहिए कि, लेकिन अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मैं खुद की पर्सपेक्टिव से ये देखूं कि ये एक क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए हमारे जो इंडिया है इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी
तरीके के लोग रहते हैं। हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कास्ट को लेकर, कलर को लेकर या फिर रिलीजन को लेकर बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं, मेजॉरिटीज़ भी रहते हैं। तो अगर हम डिफरेंट तरह ये जो लिमिटेशंस वगैरह है वो डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल को ध्यान में रखते हुए ये लिमिटेशंस रखे गए हैं। अगर नहीं रखे होंगे तो सबके लिए समान हम अधिकार नहीं दे सकते। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसे यूज़ करने वाले हैं। अगर हम समान तरीके से ये फंडामेंटल्स लगा देंगे तो जो वो जो रिच तरह कैटेगरी के लोग होते हैं, वो जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे और माइनॉरिटीज़ लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड होकर रह जाएंगे। इसी वजह से लिमिटेशंस होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ये तो ऑथर की नज़रिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। देखिए हमारे जो राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, वो मैक्सिमम तरीके से पॉलिटिकल राइट्स से बिलोंग करते हैं। वो हर एक तरीके के पॉलिटिकल राइट्स हैं। इसमें कोई भी सोशल राइट्स या फिर इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें राइट टू वर्क के बारे में, हमें किस तरह की वर्क करनी चाहिए, वर्क में किस तरह की कंडीशंस वगैरह होनी चाहिए, ये राइट्स हमें नहीं दिया गया है। जबकि कंट्रीज़ लाइक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ लाइक यूएसएसआर, चाइना में ये इस तरह की कंडीशंस कुछ अवेलेबल है। हमें राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट, राइट टू लीजर, देन सोशल सिक्योरिटी, इस तरह की कोई भी राइट्स हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन नहीं हुआ है, जो भी एक फंडामेंटल राइट की क्रिटिसिज्म के हिसाब से हम मान सकते हैं। फिर थर्ड क्रिटिसिज्म जो कहा गया है ऑथर के माध्यम से, ये कहा गया है इसमें क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स थे, मैक्सिमम लॉयर्स ही थे। तो वो जो लॉयर्स थे उन्होंने जो भी लॉ बनाया तो उनके हिसाब से, उनको समझ में जो आ रहा था उसी हिसाब से बनाया। तो ये इसीलिए कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द लॉयर्स फॉर द लॉयर्स। वो जो उसमें जितने सारे लैंग्वेजेस यूज़ किए गए हैं वो उसको नॉर्मल पीपल जो है, जनरल सिटीजन है, उनको दिमाग में आना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये सब लॉयर्स ही समझ सकते हैं। वो जो जुडिशियरी लाइन में होते हैं उन लोगों को दिमाग में आता है। तो इसीलिए सर इवोर जेनिंग्स ने ये कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको पैराडाइज फॉर लॉयर्स बोलते हैं, क्योंकि उनको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स बोला गया है, क्योंकि ये सिर्फ लॉयर्स को फेवर करके ये सब लॉज बनाया गया है, जिसको आम इंसान के दिमाग में आना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है उसमें जो फ्रेजेस और वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पे मेंशन नहीं हुआ है, जो सिचुएशन के हिसाब से, केस के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉयर के हिसाब से टाइम टू टाइम वैरी करते रहते हैं। तो इसीलिए नो क्लैरिटी का एक क्रिटिसिज्म इसमें ऑथर के हिसाब से दिया गया है। हालांकि इसका अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है ये थोड़ा काफ़ी एडवांस हो गया है, काफ़ी हमारे अपग्रेडेशन हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ऐड होते गए हैं और जनरल लोगों को समझने के लिए भी आसानी तरीका आसानी तरीका वो यूज़ करते रहते हैं। इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल होगा ये समझाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये कहता है नो परमानेंसी। नो परमानेंसी मतलब, देखिए हमारे जितने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको हमने बहुत सारे जगह में ये पढ़ा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो टाइम टू टाइम इसको अबोलिश कर सकता है, अमेंडमेंट करके उसको कर्टेल कर सकता है। जैसे कि देखिए हमारे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जो कि इनिशियल स्टेज में था, लेकिन 1978 में
उसको अमेंडमेंट करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो इसी तरह से फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम उसको चेंज कर दिया जाता है या फिर अबोलिश कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। फिर ये भी बात कह रहा है जुडिशियली इसको कंट्रास्ट करके, इसको कंट्राडिक्ट करते हुए जुडिशरी में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि था केशवानंद भारती केस से। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इनिशियली जब था तो उसका कुछ सही डेफिनेशन नहीं था, उसके अंदर ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसके अंदर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है। लेकिन टाइम टू टाइम ये केस टू केस वैरी करता है, तो धीरे धीरे करके आज के टाइम पे अगर आप देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे समझ में आता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर जो कि है पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, वो चीज़ें ऐड करते गए हैं। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जुडिशरी के केसेस में बहुत ही डेवलपमेंट किया है ये सब चीज़ों को, ताकि जनरल लोग मुसीबत में ना आए, उनका फंडामेंटल राइट्स हनन ना हो। क्योंकि सरकार की पावर ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी वो सरकार अपने मेजॉरिटी केसेस में होती है, तब इस तरह की पावर की मिसयूज़ वो करते रहते हैं। लेकिन उन मिसयूज़ को कर्टेल करने के लिए, उस मिसयूज़ को सामना करने के लिए हमारी जुडिशरी भी टाइम टू टाइम बहुत ही डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। उसके बाद ये हो गया सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए हमारे जो इमरजेंसी कंडीशन लगती है, वार के टाइम हो गया या फिर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो गया, वहाँ पे बहुत फंडामेंटल राइट्स सबके सब हनन हो जाते हैं, सबके सब सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि इमरजेंसी के ड्यूरिंग, इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे जो ऑथर हैं, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस फंडामेंटल राइट को, उनका मानना ये है कि फंडामेंटल राइट का मतलब हर एक फंडामेंटल राइट को आप कोई भी सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में एंजॉय कर सकते हो। कोई भी नेशनल इमरजेंसी के वक्त इसको हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये सोचिए, हमारे जो नेशनल इमरजेंसी के वक्त, हालांकि हमारे नेशनल इमरजेंसी ओनली एक ही बार लगा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के वक्त, उसके बाद कभी नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे लॉज जो वगैरह है वो बहुत ही मैच्योर नहीं हुए थे। हालांकि धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे थे, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन लग गया। लेकिन आप लोग सोचिए, अगर हमारे इंडिया में इतने डाइवर्सिटी तरह के लोग रहते हैं, अगर हम नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं करते तो बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर ये करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हो गया हमारा एक्सपेंसिव रेमेडी। हमारे जो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक रेमेडीज़ है, वो जुडिशियल प्रोसेस इज़ टू एक्सपेंसिव। आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं, जो एक नॉर्मल लोग जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, अगर कोई केस में वो फंस जाता है तो बहुत सारे उसको खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ही केस एक बार में कंप्लीट नहीं होती, एक बार में सुनानी नहीं होती, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, इस तरह से कोर्ट में फैसला होता है। तो आजकल आर्टबुक जो लॉयर्स होते हैं उनका भी पेमेंट वगैरह थोड़ा हाई हो गया है, तो इसकी वजह से बहुत महंगा हो गया है जुडिशरी। इसलिए आम आदमी के लिए, एक पुअर पर्सन के लिए ये रेमेडी हमेशा यूजफुल होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्रिटिसिज्म के अंदर आ गया है। फिर होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? कोई अगर पर्सन, आपको लगता है कि ये टेररिस्ट वगैरह, टेररिस्ट से मिला हुआ है या फिर कोई भी सोसाइटी को हार्म पहुंचाने वाला है, उसको पहले से ही प्रिवेंशन करने के लिए अरेस्ट कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल 22 मैं बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई चुकी हूँ, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को देखकर पढ़ सकते हैं। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, आप लोगों को पता होगा, मैंने उसमें पढ़ाया था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे वर्ल्ड में, कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट इंडिया में। इंडिया में क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट जितने सारे नेबर्स हैं,
बहुत सारे नेबर्स में हमारे हमारे बनती नहीं है, टाइम टू टाइम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, इंसर्जेंसी होती है। तो इसकी वजह से ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लॉ है ये चलती आ रहा है ब्रिटिश के ज़माने से। लेकिन कई लोगों की ये मानना है कि ये तब चल रही आ रही थी क्योंकि वो ब्रिटिश इसको इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन अब तो ब्रिटिशन नहीं है ना, तो हम अपने चीज़ों को अपने तरीके से सुलझा सकते हैं। इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, हालांकि कोई भी वर्ल्ड में इस तरह की लॉज नहीं है, तो हमारे भी यहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है कि हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होना चाहिए। और काफ़ी ये भी देखा गया है कि वो जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अपने पावर्स को आर्बिट्ररी यूज़ भी करते हैं इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को। इसलिए इसको अबॉलिश कर देना ही ठीक होगा। उसके बाद 8th जो पॉइंट है वो नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। सर इवोर जेनिंग्स के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम करती है, इसमें कुछ कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है। कोई एक फिलोसफी को बेस करके ये फंडामेंटल राइट्स बना नहीं गया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये डिसिफर करने में, अपनी जजमेंट डिसिफर करने में बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है। और हालांकि डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट डाइवर्सिटी, कल्चरल पीपल रहते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी मेंटेन जो करता है इंडिया में। तो हर एक केसेस में केस को स्टडी करके हम डिफरेंट जजमेंट्स देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन कुछ एक फिलोसफी हर एक केस में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए ये भी एक क्रिटिसिज्म के हिसाब से ऑथर मानते हैं। क्रिटिसिज्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले ये कहता है कंस्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे जो कंट्री का डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका बेडरॉक है ये फंडामेंटल राइट। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर मैटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन। हमारे एक पर्सन की अगर मैटेरियल प्रोटेक्शन होता है या फिर कोई मॉरल, मेंटली कोई उसको मोरल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तब भी फंडामेंटल राइट वो प्रोवाइड करता है। थर्ड में ये कहता है सर्व एज फॉर्मिडेबल वर्क इंडिविजुअल लिबर्टी, इसको प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट। फिर फोर्थ ये कहता है दे फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। हमारे रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है, एस्टेब्लिश करता है कंट्री में। फिर ये कहता है हमारे जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनका और वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी में, उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट को स्ट्रेंथन करता है, सेक्युलरिज्म को स्ट्रेंथन करता है। फिर एब्सोल्यूट, हमारे जो अथॉरिटी होते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, उसको उनका एब्सोल्यूटनेस को चेक करता है। एब्सोल्यूट मतलब जो आर्बिट्ररी पावर की वो यूज़ करते हैं उसको चेक करता है फंडामेंटल राइट। ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस को ये मेंटेन रखता है फंडामेंटल राइट। इंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी हमने पढ़ा था जो आर्टिकल 21 में डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट को मेंटेन करता है। फिर दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। हमारे जितने सारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं उनमें पीपल का पार्टिसिपेशन फैसिलिटेट हो, ये भी देखता है फंडामेंटल राइट। तो ये इतने सारे सिग्निफिकेंस होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट आउटसाइड पार्ट 3। हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो बिलोंग करता है पार्ट 3 से कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन हमें और भी कुछ राइट्स दिए गए हैं आउटसाइड फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 से आउटसाइड है। देखिए जैसे कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते नॉर्मल पीपल के ऊपर एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखिए हमारे जो फाइनेंस, हमारे जो टैक्स हम देते हैं वो फाइनेंस बिल में बजट में एलोकेट होता है थ्रू अथॉरिटी ऑफ लॉ। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर वो लॉ के अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। उनको उनसे एक्सेप्ट, उनको छोड़ के और कोई भी ये टैक्स लेवी नहीं कर सकता। ये कहता है पार्ट 12 में जो होता है आर्टिकल 265 के अंदर ये राइट्स दिया गया है। फिर पार्ट 12 में ऐसे आर्टिकल 300A एक इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है
राइट टू प्रॉपर्टी था, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 31 जब पढ़ाई थी तब मैं डिटेल्स में कहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अबोलिश कर दिया गया था और उसको लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A के अंदर कि आपकी कोई भी पर्सन अपने प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता जो कि अथॉरिटी ऑफ लॉ से सेव किया गया हो। ठीक है, ये भी एक राइट है। और थर्ड राइट ये क्या कहता है, हम सॉरी ये ट्रेज हो गया है, इसको ट्रेड हम कर लेंगे। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आप कोई भी इंडिया के टेरिटरी के अंदर कोई भी ट्रेड कॉमर्स कर सकते हो, वो फ्री है। ठीक है, ये देता है आर्टिकल 13 में, सॉरी पार्ट 13 में आर्टिकल 301 जो है उसमें कहा गया है। ये आउटसाइड पार्ट 3 इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अगर वो वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं रिमेडी के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन ये जो पार्ट 3 के आउटसाइड जो राइट्स हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, आप आर्टिकल 266 के अंदर हाई कोर्ट के पास फर्स्ट अपील करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होती है, रिट ऑफ जुडिस्टिकेशन लग के हाई कोर्ट के अंदर आप इसको अपील कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जो राइट्स पार्ट 3 से आउटसाइड होता है। तो इसके साथ हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा चुकी हूँ मैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और सब्सक्राइब की भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन आएगी इस तरह की वीडियोस आप लोगों के पास लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।